मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज आपको क्लास 10th का द्विघात समीकरण आपको बताया जाए। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी पद्धति के आधार पर ही आप न्यूमेरिकल लगाते हैं। तो जैसा कि आज आपका विषय है द्विघात समीकरण एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आइए देखते हैं इसके बारे में। हम इसका गहन अध्ययन करेंगे, इसके जड़ से इसकी शुरुआत करेंगे और आपके वहाँ पर इसको रखेंगे जहाँ पर इसके सारे बेस मिलते हैं। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण कैसा है। तो मानते हैं कि सबसे पहले आपका चैप्टर लिख लिया जाए, द्विघात समीकरण। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण है, ठीक है, चैप्टर जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान रहे कि इसमें सबसे पहले हम इसके परिभाषा को जान ले, समझ ले। जैसे कि कहते हैं कि ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो, ऐसा समीकरण जिसके चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो सिंपल तरीके से इसका मानक समीकरण लेते हैं, मानक समीकरण। देखिए इसका मानक समीकरण क्या हो जाएगा। जैसे आप कहेंगे आप कह देंगे कि ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए आप, इसमें ax² + bx + c = 0 में आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे a आपका b आपका c आपके क्या हैं, ये आपके अचर वैल्यू हैं, अचर मान क्या है, आपके अचर मान। और आपके यहाँ पर जो x² है, आपका x है, ये आपकी क्या है, ये आपका वेरिएबल वैल्यू है, चर मान है। देखिए यहाँ पर इसमें गौर से देखिए x², इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, इस पूरे व्यापक पद में, इस पूरे व्यापक व्यंजक में आप देखिए x² की यहाँ पे सबसे बड़ी घात है, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा द्विघात। क्या बोला जाएगा, द्विघात। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्विघात को मिश्र द्विघात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र द्विघात, मिश्र द्विघात समीकरण भी कहते हैं। आज का विषय है आपका इक्वेशन। तो आइए इक्वेशन के बारे में हम सबसे पहले ये समझ लें कि इक्वेशन हमारे बीच में कितने आएंगे, कौन कौन सी इक्वेशन होंगे, उनका किस प्रकार का गुणनखंड होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जड़, इसकी बुनियाद को समझते हैं। जैसे आप देखिए ax² + bx + c = 0। मान लीजिए ये तो आपको a b c, यहाँ पे a b c अचर मान आपको बता दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए x² और आपका x चर मान बता दिया गया। और x² को आप क्या समझेंगे, द्विघात, द्विघात बोलेंगे, मतलब द्विघात चर। द्विघात मतलब ऐसा चर जो कह सके कि ये पॉलिनोमियल्स है। तो आपको देखिए मिश्र द्विघात समीकरण इसको बोला जाएगा, क्योंकि आप द्विघात समीकरण को मिश्र द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। अभी देखिएगा आप द्विघात समीकरण के कितने समीकरण आएंगे आपके बीच में। तो आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के आधार पर आपको बताया जाएगा। देखिए माना के तौर पे मान लीजिए आपके बीच में सिंपल तरीके से आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि 2x² - 5x + 3 = 0। तो जरा दोस्तों इसमें ये देखिए आपका किस यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि तुलना करेंगे, तुलना करने किससे, ax² + आपका bx + c = 0। तो जरा देखिए a की वैल्यू क्या आपको दिख रही है, इसमें तुलना पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे b की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -5 दिख रहा है, फिर उसके बाद c की वैल्यू आपको क्या दिख रहा है, आपको 3 दिख रहा है। तो हर इक्वेशन में आपको इसी तरीके से आपको a b c के वैल्यू प्राप्त करने होंगे। मान लीजिए आपको यहाँ पे x² - 2x + 1 = 0 दिया है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ पे x², तो x² गुणा के x² तुलना करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी छिपी है, 1 छिपा है। और चूंकि b की वैल्यू इसमें क्या दिया है, -2 दिया है, और c की वैल्यू कितना दिया है, आपका 1 दिया है। तो कहने का तात्पर्य कोई भी गुणनखंड जब हमारे बीच में होता है तो हम सबसे पहले a b c को रिलेट करते हैं, समझते हैं क्या सही है अथवा गलत। तो आइए आगे चलते हैं, जैसा कि हम द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना जानते हैं, क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले ये समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि एक द्विघात समीकरण को कितने रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कितने रूप में तोड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि सर व्यापक समीकरण, क्या कहते हैं, व्यापक समीकरण। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा व्यापक जो आपका समीकरण है दोस्तों, तो व्यापक समीकरण में आपको ये सीखना होगा। मान लीजिए जैसे आपका ax² + bx + c = 0। सपोज करिए कि इसमें b के मान 0 हो, क्या हो, सपोज करिए कि b का मान इस इक्वेशन में 0 हो, तो आपको क्या बन के आएगा,
ए एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ 0 गुणते बी, अर्थात सॉरी यहाँ पे आपका गलत बता दिया गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे बी का मान क्या है 0 गुणते आपका एक्स अब प्लस सी बराबर 0। तो जाहिर सी बात बच्चा है आपका ए एक्स स्क्वायर अब प्लस सी बराबर 0। जब देखिए बी का लोप हो जाता है इसी इक्वेशन में, व्यापक समीकरण में जब बी का लोप हो जाता है तो वो समीकरण आपका बन जाता है क्या, ये समीकरण आपका बन जाएगा शुद्ध समीकरण। क्या बन जाएगा? शुद्ध समीकरण। शुद्ध समीकरण कह देंगे। यदि मान लीजिए आपके बीच में जब आपका सी का लोप हो जाए, जैसे सी बराबर 0 ले लीजिए, सी का जब 0 ले लेंगे तब आपका क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अब बराबर 0। ऐसा समीकरण जब हमारे बीच में अस्पष्ट होता है तो उसे कहेंगे अशुद्ध समीकरण। क्या कहेंगे? अशुद्ध समीकरण। ध्यान दीजिए, तो अभी इसके एग्जाम्पल भी आपके बीच में आएंगे, ऐसा नहीं है। तो शुद्ध समीकरण अशुद्ध समीकरण आपको बता दिए गए हैं। ऐसे केस में इसके एग्जाम्पल भी होंगे। आइए देख लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, तो आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए आपके सामने बेटा कई एग्जाम्पल्स आएंगे, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आप कहते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 पे मान लीजिए सपोज करिए आपका x/2 है, यहाँ पे बराबर में 2/x है। सिंपल एग्जाम्पल, x/2 बराबर 2/x, इसको क्रॉस करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4। तो कहने का तात्पर्य x बराबर ये जाएगा प्लस माइनस रूट में हो जाएगा 4, तो x बराबर प्लस माइनस हो जाएगा 2। क्योंकि आपको बताया गया है कि जिस चर में जितनी घात होती है उसके उतने ही उत्तर होते हैं। तो कह सकते हैं कि इस चर में कितनी घात है 2, तो जाहिर से इसके मूल कितने आएंगे, 2 मूल आएंगे। एक मूल आपका अल्फा हो जाएगा प्लस का, एक मूल बीटा बराबर माइनस का। तो कहने का मतलब यहाँ पे द्विघात में 2 मूल होते हैं, एक अल्फा का होता है एक बीटा का। तो अल्फा धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है। तो अब देखिए इस न्यूमेरिकल से क्या पता चलता है आपको, इस न्यूमेरिकल से आपको ये पता चलना चाहिए कि एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो कह सकते हैं कि ये वर्ग समीकरण है। कौन समीकरण है? वर्ग समीकरण। तो याद भी रहे दोस्तों, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी बोलते हैं, मिश्र द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारा है द्विघात समीकरण के कई नाम होते हैं, उन नामों के आधार पर हम जैसे मान लीजिए x/2 बराबर 2/x, इस तरीके से जब फंक्शन हमारे बीच में रिलेट होंगे तो आपके क्या बन जाएगा, वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण के कई और भी एग्जाम्पल हैं। तो देखिए अब आपके कितने एग्जाम्पल आपके बीच में मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए दूसरा एग्जाम्पल x⁴ बराबर 256, तो आपको क्या इसमें दिख रहा है, दिख रहा है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब यदि वर्ग वर्ग हटा दिए तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4। तो कहने का तात्पर्य आप यहाँ पे पहले एक्स की घात अधिकतम 4 थी, जबकि इसको हल करने से हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए था, 4 वैल्यू मिलने चाहिए, लेकिन यह वर्ग समीकरण के रूप में टूट गया। किसके? वर्ग समीकरण में टूट गया। तो देखिए वर्ग समीकरण में टूट गया। तो अब आपको ये ध्यान देना है, ये आपका पहला जो आपका इसमें बताया जा रहा है रूल्स। आपको देखिए द्विघात समीकरण में कई रूल्स आएंगे, कई तरीके आएंगे, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, सभी अपने तरीकों को देखिए। जिन विद्यार्थियों से द्विघात समीकरण नहीं बनता है पूरी गारंटी के साथ आपको बता दिया जाएगा आपसे द्विघात समीकरण बनने लगेगा। जब आप प्रयास करेंगे तभी यह संभव है, बिना प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है ये आपको जानना है हेडिंग के रूप में। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपका द्विघात है और उसके बाद आपका समीकरण। देखिए द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है, सिंपल तरीके से आपको ये सीखना है। तो जाहिर सी बात है जिन विद्यार्थियों को इस चैप्टर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हमारे वीडियो के साथ बने रहें, उनको पूरी नॉलेज दे दी जाएगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में, सबसे पहले पढ़ेंगे आप गुणनखंड विधि। क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि किसका होता है? किसी फैक्टर का, कहने का मतलब किसी समीकरण का। तो दूसरा आप पढ़ेंगे, आप कह सकते हैं आप पूर्ण वर्ग विधि। क्या पढ़ेंगे? पूर्ण वर्ग विधि। ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आपकी क्या आएगी ये देखना है। तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा मूल सूत्र विधि। मूल आपका हो जाएगा मूल सूत्र विधि, मूल सूत्र विधि। फिर उसके बाद आपका चौथा नंबर में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा चौथे नंबर पे गुणनखंडन। गुणनखंडन
खंडन, याद रहे गुणनखंडन यह विधि शायद ही विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता हो। यह एक चैलेंजिंग मेथड है। यहाँ पे देखिए गुणनखंड विधि है, यहाँ गुणनखंडन विधि है। इसमें और इसमें काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अलग अलग कंडीशन देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों नहीं बताए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो देखिए 5वां नंबर आपके बीच में क्या आएगा, गुणनखंड विधि के बाद आपका आ जाएगा समानित विधि। क्या आ जाएगा, समानित आपका आ जाएगा विधि। फिर उसके बाद 6वां नंबर पे आपका आ जाएगा समानित विधि के बाद आपका आ जाएगा घातांकी विधि। घातांकी विधि, विधि मतलब आपका होता है मेथड, तो कह सकते हैं घातांकी विधि। फिर अगले नंबर 7वें नंबर पर आ जाएगा आपका करणीगत। क्या आ जाएगा, करणी और गत, करणीगत विधि। तो कहने के मतलब आप ये समझिए ये सभी किस में आते हैं, द्विघात समीकरण में आते हैं। गुणनखंडन विधि, पूर्ण वर्ग विधि, मूल सूत्र विधि, गुणनखंडन विधि, समानित विधि, घातांकी विधि, करणीगत विधि। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपके और भी कंडीशन, जैसे 8वें नंबर पे आपका आ जाएगा, देखिए 8वें नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, ये देखना है आपको। तो आपको ये देखना है 8वां में, जैसे आपका दिया हुआ ए आपका x² प्लस 1/x² प्लस बी, उसके बाद x प्लस 1/x प्लस सी बराबर 0। तो देखिए यह भी इक्वेशन काफ़ी अलग तरीके का है। a इंटू x² प्लस 1/x² प्लस बी x प्लस 1/x प्लस सी बराबर 0। तो देखिए जो मेथड आपको बताया जा रहा है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको क्रम बाय क्रम इनके बारे में बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा, एक एक करके आपको बताया जाएगा, इसके बारे में सिखाया जाएगा। जो विद्यार्थी इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको एक एक करके बताया जाएगा। आइए इसके आगे आपका 9वां देखते हैं क्या है, 9वें के रूप में चलेंगे। अब इसको हटा देंगे। तो देखिए 9 नंबर पे आपका क्या आएगा, आपका 9 नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए a(x² प्लस 1/x² माइनस प्लस बी, यहाँ पे x माइनस 1/x प्लस सी इज इक्वल टू 0। अक्सर क्या होता है, विद्यार्थी इन फैक्टरों पर न्यूमेरिकल नहीं लगाते हैं, कहते हैं हमारे बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना, तो इसका जितना बेस होता है उतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इनके बारे में आप पढ़ेंगे नहीं तो जाहिर सी बात आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए अब आपका 10 नंबर पे आ जाइए। तो 10 नंबर पे आपका आएगा इबारती प्रश्न। क्या आएगा, इबारती प्रश्न। इबारती प्रश्न में आपको ये ध्यान देना होता है कौन चीज किसके लिए रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ऑप्शन डाल दिए 10वीं में, कह दिया कि मतलब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक आपका आ जाएगा पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में आपको मान निकालना होगा। जैसे तो धनात्मक पूर्णांक में आपको ये देखना पड़ेगा, पहला नंबर पे आपका हो जाएगा, जैसे इसमें मान लीजिए आपका हो जाएगा प्राकृतिक। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। दूसरे नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, सम। तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, विषम। तो क्या होता है, इबारती प्रश्नों में विद्यार्थियों को इनका रूल्स नहीं पता होता। जैसे प्राकृतिक में क्या ले पड़ते हैं आपका x, x + 1, x + 3। इसमें सम में क्या लेंगे 2x + 2 या 2x + 4। इसमें 2x - 1, 2x - 3। ये भी आपका एक प्रकार से क्या फार्मूला है, किसके लिए, ये इबारती प्रश्नों में काफी मददगार होता है। प्राकृतिक का मान सदैव ये माना जाता है, सम का सदैव मान ये माना जाता है, विषम का सदैव ये माना जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसी तरीके से ये अंकों के लिए होता है। किसके लिए, जब अंकों में पूछा जाता है, तब अंकों में जब पूछा जाता है तब ये प्रश्न के लिए लगाना पड़ता है। अगर मान लीजिए बी ऑप्शन में चाल से संबंधित प्रश्न आप मान लीजिए द्विघात समीकरण में दिया है, तो चूंकि आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे आपका होता है समय। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल लगाया जाता है, ध्यान रहे। तो अंकों के आधार पर ये मानेंगे और चाल बराबर दूरी बटे समय में माना जाएगा। एक तीसरा ऑप्शन बेस सी आता है। बेस सी में आपको ये देखना है, जैसे आपको समकोण त्रिभुज पर भी न्यूमेरिकल बना दिए जाते हैं द्विघात समीकरण के लिए। तो जैसे क्या बना दिया गया, मान लीजिए आपका सी ऑप्शन में द्विघात समीकरण में, तो समकोण त्रिभुज जब मान लीजिए ये आपका है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, आपका ये कर्ण है, ये आपका क्या है, लंब है, ये आपका आधार है।
तो कहने का तात्पर्य है इस चित्र में भी, इस चित्र के आधार पर द्विघात समीकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर। यह फार्मूला द्विघात समीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपको द्विघात समीकरण के पूरी बात, आपको छोटी सी बात बड़ी तक बताई जा रही है। कहने के पदार्थ पर कोई बात आपको छोड़ी नहीं जा रही है, तो जितनी बात आपको बताई जा रही है उनको आप ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आपका 10वां का सी तक आपको पहुंचा दिया गया, तो 11 नंबर में देखिए आपका कौन सा पद आएगा, जिससे 11 नंबर में आपका आएगा क्या, आप 11वें नंबर पे आएगा श्रीधराचार्य विधि। क्या आएगा, श्रीधराचार्य विधि। तो ध्यान दीजिए, श्रीधराचार्य विधि। ठीक, यह विधि, इस पर न्यूमेरिकल लगाया जाता है तो बोला जाता है मूल सूत्र, मूल सूत्र भी बोला जाता है इसको। तो याद रहे श्रीधराचार्य विधि। तो आप देखिए श्रीधराचार्य विधि क्या होती है, चूंकि श्रीधराचार्य विधि किसी गुणनखंड के लिए होता है, किसी समीकरण के लिए होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ऑप्शन ए में ले लेते हैं, कहते हैं कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 मान लेते हैं। यह आपका इक्वेशन है, तो इसमें भी इस मूल सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकाला जा सकता है। तो कैसे होता मूल सूत्र, जरा देखिए, x बराबर माइनस आपका b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे आपका 2a। कहने का तात्पर्य दोस्तों देखिए ये आपका है श्रीधराचार्य विधि। तो देखिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। अभी आपको इस सूत्र का निगमन भी करना है। इस सूत्र के द्वारा यदि आप इसको निगमित कर लिए तो मान लीजिए कि हर फैक्टर अर्थात हर इक्वेशन का मान आप आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अभी इसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि जो पहले आपको टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को ध्यान दिया जाए, उन टॉपिकों के स्थान पर जो आपको दे दिए गए हैं उनको बारी बारी से सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाए। तो और आपका जो बेसिस से प्रश्नावली है बेटा, जैसे आपका प्रश्नावली है उनको भी आपको बताया जाए। तो पहले इसमें आपको कुछ सीख लिया जाए, कुछ सीखने के द्वारा ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला नंबर देखते हैं हमारा इसके बारे में क्या है। अगला नंबर आपका 12वां नंबर देखिए, बेस दिया हुआ है विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त कर कहने का मतलब इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट। देखिए तो आपका विविक्तकर जो होता है डिस्क्रिमिनेट, अर्थात कहने के साथ तात्पर्य है आपका 12वां पॉइंट जो होता है, चूंकि आप जानते हैं डी इज इक्वल टू फाइंड करता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे डी क्या है, डी आपके क्या है विविक्तकर निकालने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हम डी किस में निकालते हैं, डी किस में निकालते हैं। तो सपोज करिए मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप कहते हैं कि जैसे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। तो जाहिर सी बात है विविक्तकर ज्ञात करने के लिए किसी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे देखिए a का मान कितना दिया 2, b का मान कितना दिया -4, c का मान कितना दिया है आपका, कितना दिया है 2। तो यहाँ पे a b c का मान ले जाकर के इसमें रख दीजिए तो d का मान आ जाएगा। d का मान कई रूपों में आता है, जैसे d बराबर धनात्मक में आए, d बराबर ऋणात्मक में आए, d की वैल्यू 0 आए, या d का मान जैसे पूर्ण वर्ग आए। क्या है, पूर्ण वर्ग अपरिमेय के रूप में आए। तो ध्यान दीजिए यह वैल्यू जो आपको लिया गया है इसे मूलों का सिद्धांत भी कहते हैं। मूलों का सिद्धांत, मूलों का सिद्धांत कहने का मतलब ये इसका चैप्टर है, ये एक अलग स्थान रखता है, अलग योगदान देता है। जब डी का मान धनात्मक में आए तो आप क्या कहेंगे, जब डी का मान ऋणात्मक में आए तो आप क्या कहेंगे, डी बराबर 0 आए तो आप क्या कहेंगे, डी बराबर पूर्ण वर्ग परिमेय आएगा तो आप क्या कहेंगे। देखिए इन सब मानों को एक अलग से रिलेट फंक्शन करेंगे, इनके बारे में आपको अलग से विधिवत बताया जाएगा। जैसे डी इन्फॉर्म कर रहा विविक्तकर को, लेकिन इसे डायरेक्ट जैसे मूलों का सिद्धांत चूंकि आपको बताया गया भी गया है कि मूल 2 ही प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक आपका ऋणात्मक होता है। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, अल्फा एक मूल हो गया, बीटा दूसरा मूल हो गया। तो जाहिर सी बात है इसे लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। इसको लिख सकते हैं -b माइनस उसके बाद
माइनस बी प्लस माइनस रूट आपका कर सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार से इसको अलग अलग, सॉरी यहाँ पे जो आपको लिखा गया वैल्यू है ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस बी प्लस आपका रूट डी बाई 2a, इसका हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। तो कहने का मतलब दो मूलों का ये इस फार्मूले से, इस फार्मूला अर्थात अल्फा का मान और बीटा का मान के प्रयोग से हम क्या पता करेंगे, विविक्तीकर पता करेंगे, या तो मूलों का सिद्धांत या मूलों का लक्षण या मूलों की विशेषता पता करेंगे। तो देखिए सिर्फ 12 नंबर पॉइंट में आपको कितने पॉइंट दे दिए गए हैं, इन पॉइंट के आधार पे आपको ही पढ़ना है, ठीक है। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अभी इसके बारे में इसकी जो अधूरी ज्ञान है अर्थात जो आपको बताया गया है अभी इसका पूर्ण नहीं किया गया है, तो कोई एक जब विषय कोई आपका लेंगे जैसे आपका चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल बताएंगे तो विविक्तीकर में इसके बारे में सब बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला पार्ट आपका जो है, अगला नंबर जैसे 13 नंबर आपका है, 13 नंबर में कौन सा बेस आएगा, ठीक है ये देखते हैं। तो 13 नंबर में आपका क्वेश्चन ये बनेगा, ध्यान दीजिए, जब दो मूल प्राप्त हो, जब दो मूल प्राप्त हो तब समीकरण हमारा क्या होगा, तब हमारा समीकरण बदल जाएगा। कैसे, मान लीजिए अल्फा का मान कुछ आपका -2 दिया है या बीटा बराबर 4 दिया है, या ये छोटा एग्जाम्पल लिए हैं, मान लीजिए 2 प्लस रूट 2 दिए हैं और 2 माइनस रूट 2 दिए हैं। अल्फा का मान 2 प्लस रूट 2 है, बीटा का मान 2 माइनस रूट 2 है। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो कह सकते हैं कि यह इक्वेशन जब दो मूल प्राप्त होते हैं तो इस पर रख करके कोई द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया जाता है। क्या प्राप्त कर लिया जाता है, द्विघात समीकरण। क्या होता है, ये सिंपल मान दिए रहते तो द्विघात समीकरण बनाने में आसानी होती है। मान लीजिए अगर आपको टफ से टफ दिए, जैसे आपका दिया जाएगा 1 प्लस रूट 2/3 या 1 माइनस रूट 3/2, मान लीजिए ये मूल और ये मूल बहुत डिफरेंशियल वैल्यू है। देखिए यहाँ पे टफ वैल्यू है 1 प्लस रूट 2/3, 1 माइनस रूट 3/2। अब अगर मान लीजिए इसमें अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर रखे तो क्या द्विघात समीकरण बनेगा, ये हमारे लिए चैलेंज पॉइंट है। क्या बनेगा, कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब अपने धैर्य के साथ अपने विषय को द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात बनेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके कई बात बताए गए, तो इस वीडियो से आपको बहुत सीख मिला होगा। तो अब जो आपके पार्ट बाय पार्ट है, जैसे आपका अभी बताया गया था नंबर 10, 12, 13 तक बताए गए हैं, अब इन सब का मान आपको अलग अलग हर टॉपिक से उसके बारे में आपको अलग अलग मेथड आपको दिया जाएगा। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, अपने हर पॉइंट का अलग अलग उसका टॉपिक देखिए, उसका हल देखिए, उसका तरीका देखिए, और द्विघात समीकरण को भी आप अपने तरीके से अपने मन में उतारिए कि इसके सवाल को, इसके प्रश्न को हम क्या लगा पाएंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर आप बने रहिए और अपना देखिए, ठीक है। तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं, और हमारा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो कम से कम एक लाइक तो बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।